नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में 2 हफ्तों का युद्ध विराम सामने आ गया है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोक दी है। ईरान ने भी युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है। दोनों देशों के बीच अंतिम बातचीत होगी। तो मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से जारी संघर्ष अब कुछ समय के लिए थम सकता है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों के बाद दोनों पक्षों ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले इस अवधि के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो 2 हफ्तों के लिए ईरान पर किसी भी बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत है। उन्होंने ये निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हुई बातचीत के बाद लिया, जिन्होंने सैन्य कार्रवाई टालने का अनुरोध किया था। ईरान ने भी इस युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है और इसे किसी तरह के संघर्ष समाप्ति का संकेत नहीं माना जाना चाहिए, जबकि उन्होंने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में प्रतिबंधों को हटाने, मुआवजा देने और जब्त संपत्तियों को लौटाने की मांग की गई है। दोनों देशों के बीच इन मांगों पर अंतिम बातचीत 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली है। यह युद्ध विराम कूटनीतिक रणनीति का एक नया अवसर प्रदान कर सकता है और क्षेत्र में तनाव कम करने की संभावना को भी बढ़ाता हुआ नजर आता है। वहीं दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही करीब 5 से 6 घंटे का सफर घटकर महज 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। करीब 210 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस पर वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक सीधा कनेक्शन देगा। इस परियोजना के शुरू होने से मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और होटल व ट्रैवलर सेक्टर को भी लाभ होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक जैम में कमी आएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। वीकेंड ट्रिप करने वालों के लिए यह प्रोजेक्ट खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली से देहरादून का सफर अब बेहद सुगम होने जा रहा है और एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो है 14 अप्रैल को आम जनता के लिए पूर्णतः खोल दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है सहारनपुर में कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां भी जो है पूरी हो गई हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से लोनी और लोनी से बागपत तक के 2 घंटे पहले ही चालू हो चुके थे, जहां कई महीनों से वाहन जो है फराटा ही भर रहे हैं। अब इसे देहरादून तक भी पूरी तरह से खुलने की तैयारी जो है पूरी हो चुकी है, जिसको 14 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। करीब ये 210 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है, जो करीब जिसका सफर जो है लगभग 2.5 घंटे में जो है सफर तय होगा। आपको बता दूं कि पहले अगर किसी को देहरादून जाना होता था तो पहले उसको मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार होते हुए लंबा रास्ते का सामना करते हुए जाम का सामना करना पड़ता था, तब वो जाके देहरादून पहुंचता था। लेकिन जब ये जो एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो सुगम और सुरक्षित रास्ता जो है वो बन जाएगा। और अगर टोल की बात की जाए तो दिल्ली से देहरादून तक कार चालकों को लगभग एक तरफ से 675 रुपए जो है वो लगभग चुकाने होंगे। वहीं अगर 24 घंटे के अंतराल अगर वापसी की हो जाती है तो लगभग 1010 रुपए जो है टोल देना होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर जो यात्रा होगी वो सुगम, सुरक्षित और जाम मुक्त यात्रा होगी, जिससे लोगों को सीधा और फायदा सामने नजर आएगा। जी बिल्कुल। और मोहित, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तो समय की बचत यहाँ पर होने जा रही है, उसके अलावा कई आधुनिक सुविधाओं से भी ये एक्सप्रेसवे लैस रहने वाला है, जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा सहायता यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएगी। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, ऐसे में माना जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ ये एक्सप्रेसवे जो है वो अब लोगों का सफ़र जो है आसान करता हुआ नज़र आएगा। और प्रधानमंत्री इसकी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर लोग सुरक्षा के दृष्टिगत और व्यवस्था को मद्देनजर देखा जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो है इसको कनेक्ट किया गया है, और जो और भी हाईवे हैं देहरादून एक्सप्रेस में है उनको भी इस पर जो कनेक्ट किया गया है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति है तो उन एक्सप्रेसों के माध्यम से भी इस पेरिफेरल पर चढ़ सकता है। और जगह जगह जो व्यवस्था है
वो दुरुस्त की गई हैं और इसको अधिकारी जो है उन्होंने भी जांच पर रखा है कि कहीं ना कहीं जो कोई भी समस्या है वो उत्पन्न नहीं हो सके, यात्रियों की यात्रा में कोई भी दुविधा उत्पन्न हो सके। तो जिसको लेकर तैयारियां जो है पूरी हो गई हैं और जल्द इसका उद्घाटन जो है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, साफ तौर पर माना जा सकता है कि लोगों को बड़ी सहूलियत यहाँ पर दी गई है। और क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो पर्यटन स्थल में उत्तराखंड का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, और ऐसे में लोगों का जो आवागमन है उत्तराखंड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से, इसका उद्घाटन होना जाने से पर्यटक व्यवस्थाओं को भी एक नई गति मिलती हुई नज़र आएगी, और उत्तराखंड में और ज़्यादा पर्यटक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं बता दूं आपको, जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर गाजियाबाद से ही अगर देहरादून के लिए सफर करेगा तो अगर कोई बाइक से या कार के माध्यम से जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको लगभग 7 घंटे के आसपास जो है उसको जाम को लगाकर उसको तब जाके वो देहरादून पहुंचेगा। कहीं ना कहीं तो लोग उससे हिचकिचाते हैं कि इतनी दूर जो सफर होगा वो कैसे जाया जाएगा। कहीं ना कहीं रेल का सफर तय करते थे और अगर वाहनों से जा रहे तो जाम का भी सामना करना पड़ता था। फिर ऐसे में टोल भी लगातार जो 3 से 4 जो टोल रस्ते में पड़ते थे वो भी पे करने होते थे, और जो पहले मेरठ जाना पड़ेगा, मुजफ्फरनगर जाना पड़ेगा, फिर तब जाके हरिद्वार, फिर तब जाके देहरादून जाना पड़ेगा। तो लोग कहीं ना कहीं पहले जो कतराते थे, लेकिन देवभूमि है तो वहाँ जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं फिर भी। और अब इस तरीके से अगर ये हेरिटेल का जो है एक्सप्रेस जो है उद्घाटन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की संख्या है वो जिसमें बढ़ोतरी जो वो देखने को मिलेगी, जिससे साफ तौर पर अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो साफ तौर पर उत्तराखंड को जो इसका काफी मुनाफा जो वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, उत्तराखंड को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी यहाँ पर होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सरल यात्रा करने में मदद मिलती हुई यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे से नज़र आएगी। फिलहाल मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात यहाँ पर देने जा रहे हैं। 6 घंटे का सफ़र अब 2.5 घंटे में तय कर लिया जाएगा। पर्यटन स्थलों तक पहुँच अब बेहद आसान होती हुई नज़र आ रही है और लोगों को सहूलियत देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारियों ने गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए औचक निरीक्षण किया। ग्राम घंगोला स्थित शिव साई एचपी गैस एजेंसी पर पहुंचे डीएम ने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और संबंधित रजिस्टरों की गहन जांच की गई। डीएम ने मौके पर खड़े गैस से भरे ट्रकों की भी जांच की और परिवहन मानकों के पालन की जानकारी ली। गोदाम प्रभारी के देरी से पहुंचने पर उन्होंने नाराजगी जताई और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा एजेंसी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच कर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा। निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर पुलिस बल कम मिलने पर चौकी इंचार्ज को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्टाफ की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट कहा कि गैस वितरण में पारदर्शिता, सुरक्षा और उपभोक्ता सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 70% तक की गैस आपूर्ति के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। साथ ही पीएनजी कनेक्शन के आवेदन और पिछले वर्ष की खपत का विवरण देना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कमिश्नर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करता था। इस मामले में गिरोह के सरगना सहित 4 शातिर आरोपियों मोहम्मद बिलाल, देव कपाही, अभिषेक और कुशाग्र को सेक्टर 76 से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मूल रूप से दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 2 राउटर बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद वो अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को कॉल कर उनके कंप्यूटर या लैपटॉप के हैक होने का डर दिखाते थे। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी पहले सिस्टम में वायरस भेजते थे जिससे पीड़ित घबरा जाते थे। फिर समस्या ठीक करने के नाम पर डॉलर में पैसे वसूले जाते थे। ठगी की रकम को आरोपी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में बदलकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है, जहां पे 4 लोग यूएस और यूरोप में विक्टिम्स के साथ ठगी कर रहे थे। ये लोग टोल फ्री नंबर के पेड एड्स यूएस और यूरोप में चलवा रहे थे, जिसपे इंसान जब
संपर्क करता था तो ये लोग उसको इंस्पायर करते थे कि आप कोई स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करिए। एक बार उसकी स्क्रीन शेयर होने लग जाती थी तो ये लोग उसके सिस्टम में एक वायरस भेजते थे जिससे उसकी स्क्रीन ब्लैकआउट करने लगती थी और उसको लगता था कि उसके सिस्टम को कोई हैक करने का प्रयास कर रहा है। फिर उसको डरा कर उससे ये लोग करीब 300 USD से लेकर 2000। वहीं गौतम बुद्ध नगर में हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह अभियान 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जिले की 600 से ज़्यादा सोसाइटी में संचालित किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों की तरफ से सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के तहत CCTV कैमरों की स्थिति, एंट्री और एग्जिट पॉइंट की निगरानी व्यवस्था, साथ ही साथ सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जांच की जा रही है। इसके साथ ही सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों की सत्यापन प्रक्रिया को भी परखा जा रहा है। खासतौर पर घरेलू कामगार, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों के वेरिफिकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर सोसाइटी में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जाए और बिना पहचान के किसी को अंदर आने की अनुमति ना हो। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा में खामियों को दूर करना और संभावित अपराधों को रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। कमिश्नर मैडम के निर्देश पर पूरे पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के तीनों जोनों में, नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में विभिन्न सोसाइटियां, हाई राइज सोसाइटियां और RWA जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सब में एक सिक्योरिटी का ऑडिट, एक इंटेंसिव सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। और इस सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान जो वहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स RWAs द्वारा और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर, समन्वय स्थापित कर उनकी समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के दौरान विशेष रूप से ये देखा जा रहा है कि वहां पर CCTV कैमरों की क्या स्थिति है, कितने क्रियाशील हैं, कितने इनएक्टिव हैं और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। साथ ही साथ जो गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट है, वो गार्ड्स जो है वो वेरीफाइड गार्ड्स है कि नहीं है, वहां पर एंट्री और एग्जिट के रजिस्टर्स रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं, और ऐप के माध्यम से किस प्रकार से अप्रूवल करने के बाद वहां पर सिक्योरिटीज में जो गेस्ट लोग आ रहे हैं या जो ओनर्स हैं या मिलने वाले हैं, उन किस प्रकार से उनको एंट्री दी जा रही है, नाइट में, रात में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। इन सारे बिंदुओं को लेकर एक इंटेंसिव ऑडिट चल रहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ संवाद करके जो इसमें कमियां दृष्टिगोचर हो रही हैं उनको तत्काल वहां के एसोसिएशंस के माध्यम से दूर कराने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर रहने वाले सभी निवासियों को एक सुरक्षा, एक कॉन्फिडेंस की भावना के साथ एक अच्छा वातावरण दे सकें। कमिश्नर मैडम। वहीं मुजफ्फरनगर की मानवी ने अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन कर दिया है। मानवी का चयन GST विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इससे पहले वो मुरादाबाद में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात थी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। डिप्टी जेलर के पद से आगे बढ़ते हुए मानवी ने कड़ी मेहनत के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उन्हें किसान गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मानवी की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। मानवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और लगातार किए गए कठिन परिश्रम को दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि इसके लिए निरंतर मेहनत और समर्पण जरूरी है। मुजफ्फरनगर के A to Z कॉलोनी की रहने वाली मानवी की इस उपलब्धि से जिले में गर्व का माहौल है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा और प्रेरणा मिल रही है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिल ही जाएगी। यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? यही कि शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करें और मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स सक्सेस तो मिलेगी। अपनी उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहिए? मैं अपनी मम्मी, अपने भैया को, मैंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ। देखो, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। जिस तरह से ये डिप्टी जेलर पहले लड़की का ही और अब ये कोई असिस्टेंट GST में असिस्टेंट कमिश्नर के उसका आई है, तो यहाँ के बच्चों को इनसे सीख मिलेगी, जिले को सीख मिलेगी। जो इनकी मम्मी है वे रही, उनका भी बड़ा सम्मानित है कि उन्होंने इनको पढ़ाया, पिताजी है नहीं, तो सबको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ेगा वो दिखाई देगा। हमको दूसरी चीजें छोड़ के बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना हम खर्चा कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, सारी फैसिलिटी है,
तो बच्चों को अगर वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों की बसों और वाहनों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग की तरफ से विकसित यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल पर बसों की फिटनेस, परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जिले के 470 स्कूलों की कुल 2029 बसों का पंजीकरण किया जाना है, जिसमें से अब तक 173 स्कूलों को 900 बसों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। टीमें स्कूलों में जाकर बसों का निरीक्षण भी कर रही हैं। 1 अप्रैल से अब तक करीब 200 बसों की जांच की गई है, जिनमें कुछ बसों में प्राथमिक उपचार किट की कमी और एक्सपायर दवाएं पाई गई हैं। स्कूलों को इन कमियों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों को पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर हम लोग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों को, जो उसका इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल है ISMP, उस पर दर्ज करा रहे हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में हमारे जितने प्रवर्तन अधिकारी हैं, 2 यात्री कर अधिकारी, 3 ARTO और RRI, सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में विद्यालयों में जाकर के और उन वाहनों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं। 1997 हमारे स्कूल हैं। लगभग 2100 स्कूलों के नाम दर्ज व्हीकल हैं। साथ ही ऐसे व्हीकल जिन्हें स्कूलों ने हायर कर रखा है वेंडर के थ्रू, या गार्जियंस ने भी जिसको हायर कर रखा है, जो स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, सारे उन वाहनों को हम लोग उसी पोर्टल पर उसके अपलोड कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी विद्यालय यान परिवहन समिति है, उसका भी अप्रैल में बैठक कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिकारी नामित किए गए हैं। विद्यालयों को ये भी निर्देशित किया गया है कि वो परिवहन समिति की बैठक नियमानुसार कराएं और उसकी रिपोर्ट जो है जिला विद्यालयान सुरक्षा समिति को समय से प्रस्तुत करें। यह अभियान हमारा 1 से 15 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा में किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। जो हमारा जो ISVM पोर्टल है, इस पे जो हम सूचनाएं अपलोड कर रहे हैं, उसमें एक और यूनिक चीज होने जा रही है कि हम QR कोड भी वाहन का जनरेट कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। तितावी थाना क्षेत्र के शामली मुजफ्फरनगर रोड स्थित जगह हेड़ी टोल प्लाजा पर एक अनियंत्रित ई-रिक्शा अचानक पलट गई। हादसे में रिक्शा सवार गजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के पास सड़क पर पड़े पत्थर पर ई-रिक्शा का पहिया चढ़ गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और रिक्शा पलट गई। हादसे के दौरान गजय सिंह रिक्शा के नीचे दब गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। CO फुगाना यतेंद्र नागर के अनुसार मृतक गजय सिंह पुत्र तारा अलमासपुर गांव के निवासी थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी कुछ समय पहले एक ई-रिक्शा जो कि जागाहेड़ी टोल से गुजर रहा था और टोल के पास एक पत्थर था। पत्थर पे उसके टायर आने से अनबैलेंस होकर के रिक्शा पलट गया था और रिक्शा में सवार जो सवारी थी उसकी मौके पर मौत हुई है। मृतक का नाम गजय सिंह सन ऑफ तारा निवासी अलमासपुर है और उसके शव को भी बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक ई-रिक्शा जो कि जागाहेड़ी टोल से गुजर रहा था और टोल के पास एक पत्थर था। वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी भी गौ तस्कर संजू घायल हो गया। कोतवाली रबुपुरा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी कार्गो टी पॉइंट के पास बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया। आरोपी ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसका पीछा किया। खुद को गिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में उसकी पहचान संजू निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ यूपी और हरियाणा के कई थानों में गौवध और पशु क्रूरता के मामले दर्ज हैं। वो रबुपुरा में दर्ज 3 मामलों में वांछित भी चल रहा था। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा और साथ ही साथ चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और नेटवर्क की भी जांच में जुटी हुई है। 7 अप्रैल 2026 को
थाना रोकपुरा द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस तथा एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में जानकारी हुई है कि इसका नाम संजू पुत्र लुक्का उर्फ रुक्का है, जो जनपद पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोवध से संबंधित 5 मुकदमे कायम हैं हरियाणा और रोकपुरा पुलिस स्टेशन में। इसके अन्य जगहों से भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इसके ऊपर थाना रोकपुरा से 25। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब महावीर तिराहे के पास रेत से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी कच्चे नाले में धंसने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक धीरे धीरे एक ओर झुकता है और फिर पलट जाता है। हादसे के वक्त सड़क पर कई राहगीर मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और लोग बाल बाल बच गए। ट्रक पलटने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। तो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सड़क किनारे बना कच्चा नाला हादसे की मुख्य वजह बना। प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहन नगर चौकी के अंतर्गत श्याम पार्क मेन इलाके में स्थित एक कैफे को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि यह कैफे साहिबाबाद थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है, जबकि व्यस्त जीटी रोड भी पास में ही है। इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी संवेदनशील जगह पर चोरी होना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उनसे तहरीर न देने की बात कह रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस का ये रवैया निराशाजनक है और इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग पुलिस से जल्द मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।